तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो ये लेक्चर है पार्ट नंबर 3 है इलेक्ट्रिकल मशीन का फॉर एग्जीक्यूटिव फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 2 लेक्चर लिए हुए हैं मशीन के एक्सप्लेनेशन वाले। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। एग्जीक्यूटिव फोर्थ सेमेस्टर का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा हूँ और जहाँ पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो मैं उस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। ठीक, तो आप उस पुराने वाले वीडियो को 2 लेक्चर हमारे देख लीजिए। और रही बात डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का मैंने 5 यूनिट का वीडियो सीक्वेंस वाइज बना दिया हूँ, तो उसका भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बाकी रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा दिया हूँ क्वांटम से। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एग्जीक्यूटिव फोर्थ सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हमारा ये पार्ट नंबर 3 है इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो इसमें चलिए फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है और आप उसका क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स। तो बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, बस आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और जितने भी पार्ट में वीडियो ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का, सभी पार्ट की वीडियो को एग्जाम में देख के जाएगा। आपको 100% है फ्रेंड्स, अच्छा मार्क्स आएगा आपका और बैक लगने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक, तो चलिए कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है ये हम बताते हैं। तो देखिए, रिवर्सल ऑफ क्वाइल करेंट फ्रॉम प्लस IC बराबर IA/A टू माइनस IC बराबर माइनस IA/A विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रूस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। तो देखिए, कम्यूटेशन कहते किसको है? जो आपका क्वाइल करंट होता है प्लस IC, वह प्लस IC से माइनस IC होता है किसके सहारे? ब्रूस और कम्यूटेटर के सहारे। तो यही प्रोसेस आप सभी का कम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, प्लस IC को आप IA/A से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, A machine is said to have poor commutation if there is sparking at the brushes and commutator's surface get damaged during continuous operation of the machine। तो मशीन आपका तब पुअर कम्यूटेशन कहलाएगा जब आप सबके मशीन के ब्रूस पे स्पार्किंग होगा, मशीन के कम्यूटेटर सरफेस से स्पार्किंग होगा, तो उस कंडीशन को आप लोग पुअर कम्यूटेशन कहेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि आप सबका कम्यूटेशन खराब होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये मशीन इज सेड टू हैव पुअर कम्यूटेशन इफ देयर इज स्पार्किंग एट द ब्रूसेस एंड कम्यूटेटर सेगमेंट गेट डैमेज ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुअर कम्यूटेशन क्या होता है आप समझे कि नहीं? पुअर कम्यूटेशन कहते किसको हैं? जब आप सबके मशीन के ब्रूस और सेगमेंट पर स्पार्किंग होने लगे, मतलब आग उत्पन्न होने लगे, तो उसको आप लोग पुअर कम्यूटेशन कहेंगे। पुअर कम्यूटेशन से होता क्या है? पुअर कम्यूटेशन होने के कारण, पुअर कम्यूटेशन जब होगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग की वजह से आप सबका ब्रूस सेगमेंट वगैरह जल जाएगा और इससे पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पुअर कम्यूटेशन होता किस लिए है, मतलब किस कारण से होता है। तो यहाँ पे देखिए, पुअर कम्यूटेशन मे बाई कास्ड बाई मैकेनिकल रीजन एंड इलेक्ट्रिकल रीजन। तो पुअर कम्यूटेशन आप सबके मैकेनिकल रीजन भी होता है पुअर कम्यूटेशन होने का, और इलेक्ट्रिकल रीजन भी होता है। तो अगर हम मैकेनिकल रीजन की बात करें तो द मैकेनिकल रीजन इंक्लूड, तो मैकेनिकल रीजन में अनइवन कम्यूटेटर सरफेस, नॉन यूनिफॉर्म ब्रश प्रेशर और वाइब्रेशन इन द ब्रश होल्डर। तो अगर मैकेनिकल रीजन की हम बात करें पुअर कम्यूटेशन होने का, तो सबसे पहले होता है कि आपका जो कम्यूटेटर का सरफेस है वो स्मूथ ना हो, मतलब कि खुरदुरा हो। जैसे कि ये कम्यूटेटर मान लीजिए, और इसका स्पेस जो भी देखिए आप यहाँ देख रहे हैं स्मूथ है ना, स्मूथ ना होकर के ना खाल ऊंच हो, मतलब कि खुरदुरा हो, तब आप सबका पुअर कम्यूटेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म ब्रश प्रेशर, और जो ब्रश यहाँ पे लगता है कम्यूटेटर के ऊपर, प्रेशर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब कभी ज़्यादा लग रहा है तो कभी कम लग रहा है। ठीक, तब आप सबका पुअर कम्यूटेशन होगा। और वाइब्रेशन इन द ब्रूसेस होल्डर, और जो आप ब्रूस को पकड़ने के लिए जिस होल्डर का यूज किए हैं उसमें वाइब्रेशन हो, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसमें वाइब्रेट कर रहा है, तब आपका पुअर कम्यूटेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इलेक्ट्रिकल रीजन में। देखिए क्या है इलेक्ट्रिकल रीजन, मतलब पुअर कम्यूटेशन का 2 रीजन है, एक मैकेनिकल एक इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल तो आप समझ गए, अब हम इलेक्ट्रिकल बताते हैं। इलेक्ट्रिकल रीजन क्या है पुअर कम्यूटेशन होने का? तो इंक्रीज इन द वोल्टेज बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट और इंक्रीज इन द करंट डेंसिटी एट द ट्रेलिंग ब्रूस एज। तो वोल्टेज के कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जब वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपका पुअर कम्यूटेशन होता है। और जब करंट डेंसिटी ट्रेलिंग ब्रूस एज पर जब करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अब मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रेलिंग एज किसको कहेंगे, लीडिंग एज किसको कहेंगे, लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप,
तो अगर आप हमारे पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे ये बात। इंक्रीज इन द करेंट डेंसिटी एट द ट्रेलिंग ब्रूस एज, तो अगर आपके ट्रेलिंग ब्रूस एज पर करंट डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी आसुरी का पुअर कम्यूटेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं और हम बताते हैं कि ये कम्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो कम्यूटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक, तो देखिए उतनी ही चीज़ों को हम बताएंगे जो आसुरी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, फालतू चीज़ों पे हम जोर नहीं देंगे क्योंकि आसुरी का एग्जाम रहता है सामने, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। अगर आप एग्जाम में देखिए कम्यूटेशन आएगा, कम्यूटेशन का डिफिनेशन लिख दीजिए, कम्यूटेशन पुअर कम्यूटेशन किस कारण होता है वो बता दीजिए, और कम्यूटेशन के टाइप्स बता देंगे, तो इतना बहुत है। लेकिन अगर आप और भी चीज़ें लिखना चाहते हैं किसी रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के बारे में तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस चीज़ एक एक चीज़ को अपने वीडियो में बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और सभी टॉपिक को हम कवर नहीं कर पाएंगे। उसी हिसाब से चलना है जिस हिसाब से आपके सभी टॉपिक भी कवर हो जाए और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन आप सबके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, नहीं तो वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए। बाकी आप सबका डेली कम्यूटेशन होता है। ठीक है, डेली कम्यूटेशन, और आप सभी का वोल्टेज कम्यूटेशन भी होता है। तो आगे है आप सबका ये इधर, तो ये है आपका वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक, वोल्टेज कम्यूटेशन। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लिख चुके होंगे या फिर इसको सॉर्ट कर चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन पे फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे डीसी मशीन की क्लासिफिकेशन पे। तो देखिए डीसी मशीन जो होता है वो नॉर्मली दो टाइप का होता है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है शंट, एक होता है कंपाउंड। ठीक, और कंपाउंड कितने प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन। अब हम बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन की। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के बेस पर आधार पे दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन, एक होता है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन। ठीक, और अगर हम बात करें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का स्ट्रक्चर के हिसाब से तो होता है फ्लैट लेवल कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और एक होता है ओवर कंपाउंड और एक होता है अंडर कंपाउंड। ठीक, ये रहा आप सबका क्लासिफिकेशन डीसी मशीन का। तो इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको शॉर्ट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके आराम से नोट करके आगे निकलिए। ठीक, देखिए आप हमारे हो सकता है साथ साथ नहीं नोट कर पाएंगे, तो आप पहले हमारे बातों को सुना करिए और उसके बाद वीडियो को रोक करके चीज़ों को नोट कर लिया करिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक मोटर के बारे में, जैसे कि सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है, सीरीज शंट कंपाउंड, उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होता है, इसके बाद लॉन्ग शंट कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है, फ्लैट लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, सभी के बारे में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है आज कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले लेक्चर में आप सबका कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड रेगुलेशन और वो आपका स्टार्टर 2.3 पॉइंट, इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद फिर ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आज तीसरा पार्ट है ना, हो सकता है डीसी मशीन का 5 पार्ट में वीडियो जाए और 5 पार्ट में नियर अबाउट आप सबका ट्रांसफार्मर भी जाएगा, तो हम उसको कवर कर लेंगे आप सबके एग्जाम आने से पहले। ठीक, और एग्जाम के होने से पहले लगभग हम कोशिश करेंगे आप सबके सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी फ्रेंड्स के पास जो आप सबके फ्रेंड्स 195 के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर को 2 दिन 4 दिन में पढ़ के बीट करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की। तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड, इसको देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन को आप सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये है इसका स्ट्रक्चर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का है स्ट्रक्चर। इसको बनाइए फटाक से। तो इसमें करते क्या है ना, इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम लोग एक एक्सटर्नल सोर्स के सहारे एक्साइटेड करते हैं। ठीक, और ये रहा पूरा इसका डीसी मशीन, और ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है इसका बैक ईएमएफ, ये है टर्मिनल वोल्टेज, ये है लोड, और ये आर्मेचर से जाने वाली करंट आई है, और ये है फील्ड वाइंडिंग। और ये हम सेपरेटली आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग सेपरेटली अलग से
डीसी मोटर को एक्साइटेड करने के लिए सप्लाई लगाए हैं। ठीक, आपको दिख रहा होगा डायग्राम के माध्यम से। तो आगे देखिए आप, यही चीज़ हम सारे लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दिस मशीन द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय द सेपरेट सोर्स ऑफ द डीसी सप्लाई। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इन दिस मशीन द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय द सेपरेट सोर्स ऑफ डीसी मशीन। तो इस मशीन में जो आप सबका फील्ड वाइंडिंग होता है वो सेपरेट सोर्स, मतलब अलग से कोई डीसी सप्लाई या फिर सोर्स हम देते हैं उसको एक्साइटेड करने के लिए। ठीक, द फील्ड वाइंडिंग सर्किट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आर्मेचर सर्किट। तो इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है ये अपने आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसका ये रहा फील्ड वाइंडिंग, ये है फील्ड वाइंडिंग और ये है आर्मेचर। तो ये देखिए फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से स्वतंत्र है ना, इससे कहाँ कनेक्ट है, ठीक, इंडिपेंडेंटली है ना। तो वही चीज़ें कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेल्फ एक्साइटेड मशीन, तो हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड मशीन की। तो इन दीज मशीन द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर वोल्टेज। तो इस टाइप की मशीन में क्या होता है कि जो इसका फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये अपने आर्मेचर के सेल्फ वोल्टेज से एक्साइटेड होता है। इसमें यहाँ पे कोई सेपरेटली डीसी सोर्स अलग से कोई सोर्स नहीं देते हैं, ये अपने स्वयं के आर्मेचर के वोल्टेज से एक्साइटेड होता है। ठीक, इन दिस मशीन द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय द इट्स ओवन आर्मेचर वोल्टेज। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको एक क्लियर हो चुका होगा, RSH है, ये आर्मेचर है और ये लोड है। और अगर यहाँ पे हम बैक EMF का फार्मूला अगर बताएं तो यहाँ पे ये निकल के आता है N5PZ/60A। ये है नंबर ऑफ पोल, ये है नंबर ऑफ कंडक्टर, ये है स्पीड और ये है क्या ए का मतलब क्या होता है, A बराबर P जब आप सबका वेव वाइंडिंग हो, A बराबर सॉरी फ्रेंड्स, A बराबर 2 होता है जब आप सबका वेव वाइंडिंग हो और A बराबर P होता है जब आप सबका लैप वाइंडिंग हो। ठीक, तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आप हमारे पास बातों को सुनते रहिए और जो चीज़ें यहाँ पे हम नोट किए हैं इन चीज़ों को लिखते रहिए कॉपी में, वीडियो को रोक करके लिखते रहिए। हो सकता है साथ साथ आप नहीं लिख पाएंगे, तो एक बार आप ऐसा करिए ना, आप मेरे पास बातों को सुनिए, एक बार वीडियो को देखिए और दूसरी बार वीडियो को नोट कीजिएगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डिड नॉट रिक्वायर्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन है आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड, शंट, कंपाउंड, नॉन। तो आप अभी जस्ट बताया ना मैंने, सेपरेटली एक्साइटेड में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसको हम सेपरेट डीसी सोर्स के माध्यम से एक्साइटेड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक फ्रेंड्स, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिखें, जैसे always remember in case of self excited generator for voltage build up process residual magnetism is must। आपको हमेशा याद रखना है कि सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होता है फिर सेल्फ एक्साइटेड मशीन जो होता है उसमें हमेशा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हमेशा वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। किस केस में, अगर आप सबका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर या फिर सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन है तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड की। तो सेल्फ एक्साइटेड मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में कि 3 टाइप का होता है, एक होता है सीरीज मशीन, एक होता है शंट मशीन, एक होता है कंपाउंड मशीन। अब हम बताएंगे आप सभी को सीरीज मशीन के बारे में, शंट मशीन के बारे में, कंपाउंड मशीन के बारे में। तो पहले है आप सबके सामने सीरीज मशीन। तो सीरीज मशीन क्या होता है कि सीरीज वाइंडिंग जो होती है RSC, यह अपने आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है और जो सेम करंट आर्मेचर से होकर के जाती है वही सेम करंट सीरीज वाइंडिंग से होकर के जाएगी और वही सेम करंट लोड से होकर के जाएगी। ये है इसका सीरीज मशीन का डायग्राम, आप सबके सामने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है ये। और अगर इसके बारे में हम बताएं तो द फील्ड वाइंडिंग ऑफ दिस मशीन इज कनेक्टेड इन द सीरीज विथ आर्मेचर, हेंस द सेम आर्मेचर करंट इज फ्लोइंग इन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस इज द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज केप्ट वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल। तो देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, इसमें जो सीरीज मशीन में जो इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है फ्रेंड्स, वो मशीन के
आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो करंट आर्मेचर में होकर के जाएगी वही सेम करंट इसके सीरीज वाइंडिंग से भी होकर के लोड में जाएगी। इसी वजह से देखिए अब ये आर्मेचर का करंट यही इसके सीरीज वाइंडिंग से होकर के जा रहा है और यही इसके लोड में जाएगा। तो आप लोग करेंगे क्या, अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई कर देंगे तो ये सारी करंट जा पाएगी, लोड में नहीं जा पाएगी ना फ्रेंड्स, ये अवरोध बन जाएगा। तो इसी वजह से इस सीरीज में इसका कनेक्ट होता है। इसी वजह से हम लोग सीरीज वाइंडिंग को कम रेजिस्टेंस की वैल्यू का रखते हैं। और कम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे हम रखेंगे, तो आप सभी जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो L बाई A। तो मतलब अगर हम लेंथ की लंबाई कम कर दें और एरिया की लंबाई बढ़ा दें, मतलब मोटा कर दें, तो इससे आप सबका सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब लेंथ हम कम कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न कम कर दीजिए और मोटा बना दीजिए वाइंडिंग, तो आप सबका क्या होगा, सीरीज रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये करंट, ढेर सारी करंट, खूब अच्छी करंट लोड को प्राप्त होगी। और लोड रिक्वायरमेंट होता है ना ज़्यादा हुक करंट का, तो ये लोड को सारी करंट चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हम लिखेंगे, ड्यू टू दिस रीजन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इस रीजन से इज मेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिक वायर। इसी वजह से हम सीरीज वाइंडिंग को स्मॉल नंबर ऑफ टर्न का बनाते हैं और मोटा वायर का बनाते हैं। और क्यों स्मॉल नंबर ऑफ टर्न बनाते हैं और मोटा वायर बनाते हैं वो तो हम बता ही चुके हैं, तो आपको अब समझ में आ चुका होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं आगे संट मशीन की तरफ। तो संट मशीन की हम बात कर लेते हैं। इसका भी सेम फंडा वही है जो सीरीज मशीन का था। अगर आप सीरीज मशीन समझे होंगे तो संट मशीन भी बड़े आराम से समझेंगे। तो आप सबके सामने है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट संट मशीन का। इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है ये आर्मेचर के संट में हमेशा कनेक्ट रहता है कुछ इस प्रकार। और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर का वोल्टेज और ये ब्रूस वगैरह लगे होते हैं आर्मेचर में, ये है लोड। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके RSH की, इसके संट वाइंडिंग का, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। हम रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों रखते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा देखिए टारगेट क्या है कि आर्मेचर से जो भी करंट निकले वो सारी करंट लोड को जाए। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा इधर ही आने लगेगी ना। आप सभी जानते हैं करंट का फ्लो किधर होता है, जिधर कम रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप इधर कम रेजिस्टेंस कर देंगे तो लोड को जाने के बजाय करंट तो इधर आने लगेगी, RSH मतलब फील्ड वाइंडिंग की तरफ। तो हमारा टारगेट है कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा लोड की तरफ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें RSH की वैल्यू बढ़ा देंगे, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे। और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे कैसे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो L बाई A। तो अगर आप एरिया लेंथ बढ़ा देंगे और एरिया घटा देंगे कंडक्टर का तो आप सबका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो और लेंथ बढ़ेगा कैसे, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर दीजिए। ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न मतलब ज़्यादा घुमाव करेंगे तो आप सभी का लेंथ बढ़ जाएगा। एरिया कम मतलब थीन कर दीजिए। अभी तक आप जो मोटा किए थे, थिक किए थे, अब उसको आप थीन करना है, पतला करना है। ठीक है, वही चीज़ देखिए यहाँ पे हम नोट किए हैं। इन दिस मशीन द फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, हेंस इट इज कॉल्ड शंट वाइंडिंग। तो इस मशीन में फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से इस मशीन को हम इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको हम लोग शंट वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो दिस वाइंडिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न विथ थीन वायर। तो इस वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और पतला होता है। सो दैट इट हैविंग वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, हेंस शंट फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड वोल्टेज ऑपरेटेड कॉइल। तो इस वजह से इसमें इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। किस वजह से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है और जो वायर होता है वो पतला होता है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड वोल्टेज ऑपरेटेड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग मतलब ये शंट में लगा हुआ है, बाकी फील्ड वाइंडिंग है, तो इस वजह से शंट फील्ड वाइंडिंग को आप लोग वोल्टेज ऑपरेटेड कॉइल कहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब कंपाउंड मशीन की। तो ये है आप सबके सामने कंपाउंड मशीन। तो कंपाउंड मशीन ने बताया था कि दो प्रकार का होता है। एक कनेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो बहुत अच्छा फंडा है पहचानने का। शॉर्ट शंट कंपाउंड मतलब ये होता है कि जो आप इसको नोटिस कीजिएगा, जो ये पैरेलल में आप लोग शंट फील्ड वाइंडिंग लगा रहे हैं, देखिए इसको शंट फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे, इसलिए इसको RSH मतलब शंट का रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग मतलब RSC बोलेंगे। ठीक, तो जब आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होता है या फिर मशीन होता है तो उसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है ये पहले कनेक्ट हो जाता है। अब आप जानते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग है तो आर्मेचर के हमेशा शंट में ही कनेक्ट होगा। अब शॉर्ट है
तो पहले मतलब शॉर्ट है मतलब पहले कनेक्ट हो जाएगा आर्मेचर के पैरेलल में, उसके बाद सीरीज आएगा। अब यही हम बता देते हैं कि अगर लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन है तो क्या होता है, लॉन्ग वाले में ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होता, फिर ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में कनेक्ट होता, तब आपका वो लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन कहा जाता है। ठीक, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन चलिए हम बताते हैं। तो ये डायग्राम बना लीजिए और उम्मीद करते हैं जो भी जस्ट हम बोले हैं ये आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, और बाकी चीज़ों को एक बार और रीड कर देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन का डायग्राम। इसमें देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, लोड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो when the shunt field winding is connected across the armature terminal only then it is called short shunt compound machine। ठीक, जब शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्रॉस कनेक्ट होता है, ओनली वन आर्मेचर के क्रॉस कनेक्ट होता है तो आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन कहलाता है। और लॉन्ग शंट देखिए कब कहा जाएगा, व्हेन शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोथ, देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन। जब आप सभी का शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के क्रॉस कनेक्ट हो कुछ इस प्रकार जैसे ऊपर अभी था, तो आप सभी का लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन की और डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन की। तो देखिए कम्युलेटिव आप सभी सुने होंगे, कम्युलेटिव वर्ड बहुत फेमस है। कम्युलेटिव मतलब क्या होता है, जोड़ना, और डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, घटाना। जब आप सभी का शॉर्ट सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स आपस में जुड़े, मतलब कनेक्शन कुछ ऐसा हो कि इन दोनों के कारण जो उत्पन्न होने वाले फ्लक्स हैं इनकी वैल्यू जुड़े, तो आपका वो कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन कहा जाएगा। और बाकी अगर यही चीज़ सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स अगर आपस में घटे, कनेक्शन कुछ ऐसा हो कि आपस में घटे, तो आप सबका ये डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन कहा जाएगा। ठीक, तो बात कर लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन की। तो इफ़ द सीरीज फील्ड एड्स द शंट फील्ड, जब आप सबका सीरीज फील्ड, वही फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड, जब आप सभी का सीरीज फील्ड ऐड होता है शंट फील्ड से, देन इट इज कॉल्ड कम्युलेटिव कंपाउंड। और डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में देखिए, इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग अपोज द शंट फील्ड फ्लक्स देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। जब आप सभी का सीरीज फील्ड वाइंडिंग अपोज करता है किसका, शंट फील्ड फ्लक्स का, तब आप सभी का देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अब तक कितना समझ में आ चुका होगा। तो रही बात आगे कनेक्शन का, तो शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये देखिए शॉर्ट शंट है, शॉर्ट शंट कैसे कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से ओनली वन आर्मेचर के क्रॉस कनेक्ट है, उसके बाद शंट फील्ड वाइंडिंग के बाद आप देख रहे हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ रही है, और इसका कनेक्शन कुछ ऐसा है कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा और जो शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण फ्लक्स जनरेट होगा वो आपस में जुड़ेंगे। तो ये पूरा हम थोड़ा डीप में चले गए हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि कनेक्शन कैसा होगा, जब देखिए कनेक्शन कुछ इस प्रकार का होगा जैसा कि आपको ये वाला दिख रहा है डायग्राम, तब इस केस में क्या होगा, कॉइल नंबर 1 और 2 का फ्लक्सेस एडिटिव होगा, मतलब जुड़ेगा। कनेक्शन देखिए कुछ इस प्रकार का होगा तब, और जब आपका कनेक्शन देखिए कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, मतलब ऐसे जाइए ऐसे ऐसे करते हुए, ये फिर इधर से ऐसे ऐसे करते हुए आइए, मतलब आप देख रहे हैं ये इधर जा रही है फ्लक्स और आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, तब आपका डिफरेंट, मतलब हियर बोथ फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव, इधर यहाँ पे जो फ्लक्स है वो घटेगा। आप देख रहे हैं एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट। देखिए ऊपर जा रहा है, इसका कनेक्शन देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए फिर ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे चला आएगा, मतलब ये भी ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब सेम नेचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स ऐड होगा और यहाँ पे फ्लक्स आपस में घटेंगे। ठीक, ये रहा थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको समझ में आई होगी तो बड़ी अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में बनाइएगा जरूर। देखिए आप जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं अगर आप उतने चीज़ों को अच्छे से नोट करके एग्जाम में अगर लिखेंगे ना तो पक्का फ्रेंड्स बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे। पर फ्रेंड्स बीच में फिर एक बात करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ और आप सबके लिए निरंतर इसी प्रकार मेहनत हमेशा करता रहूँ। ठीक, इन दिस डायग्राम सीरीज फील्ड सपोर्ट्स टू द शंट फील्ड फ्लक्स।
शॉर्ट फील्ड फ्लक्स कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, सीरीज फील्ड फ्लक्स जो होता है वो सपोर्ट करता है किसका, शंट फील्ड फ्लक्स का। ठीक, आगे देखिए, when cumulative compound generator is run as motor, then the motor will be here. In this case, series field opposes the shunt field flux, hence the motor will be differential compound motor। तो इस डायग्राम में आप जो दिख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स है वो शंट फील्ड के फ्लक्स का अपोज कर रहा है, इस वजह से डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहा जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं, इट मीन्स दैट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर व्हेन यूज्ड एज मोटर देन इट विल बिकम्स डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो अगर आप सभी का कोई कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, तो देखिए ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर था, लेकिन हम इसको मोटर के केस में यूज किए। मतलब आप सभी जानते हैं कि जब जनरेटर होता है तो करंट आर्मेचर से बाहर जाती है, लेकिन अगर ये मोटर है तो ये करंट क्या होगा, सप्लाई से करंट आएगा आर्मेचर में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये करंट सप्लाई से ले रहा है, मतलब आर्मेचर अपने अंदर करंट ले रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब अभी ये कम्युलेटिव कंपाउंड था किस केस में, जनरेटर के केस में, जब ये करंट दे रहा था उल्टा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम मोटर बना दें, सारा कनेक्शन वैसे ही रहने दें, और करंट जो ले रहा था अब करंट लेने का न बजाय अब एक देने के बजाय अब एक करंट लेने लगे टर्मिनल से, आउटर से, तो आप सबका ये जो अभी तक बिहेव कर रहा था कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तरह, अब ये बिहेव करेगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर व्हेन यूज्ड एज मोटर देन इट विल बिकम्स डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका होगा कोई कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, अगर उसको हम मोटर की तरह यूज करेंगे तो आप सभी का डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह वर्क करेगा। ठीक, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और बढ़ते हैं हम आगे फ्रेंड्स। तो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर व्हेन यूज्ड एज जनरेटर देन इट विल बी लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। जब सभी का लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, देखिए फिर से ध्यान दीजिए कि लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, लेकिन हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, जनरेटर की भांति। मतलब देखिए फिर से, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, यहाँ पे मोटर है, और कौन सा मोटर है, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड, लेकिन व्हेन यूज्ड एज जनरेटर, अब उसको हम यूज कर रहे हैं जनरेटर की तरह, तब वो आपका क्या हो जाएगा, देन इट विल बी, सब कुछ वही रहेगा, बस कम्युलेटिव की जगह डिफरेंशियली हो जाएगा और मोटर की जगह जनरेटर हो जाएगा। तब ये हो जाएगा लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर से लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। कब होगा, जब हम इस मोटर को जनरेटर की भांति यूज करेंगे। सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, तो उम्मीद हम कर रहे हैं आपको समझ में आ चुका होगा। एक और सेम यही बात कि शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, क्या है आपके पास, शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, उसको हम यूज कर रहे हैं व्हेन यूज्ड एज जनरेटर, तो देन इट विल बिकम शॉर्ट सर्ट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। सेम वही बात है कि आप सबके पास शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है और उसको हम लोग जनरेटर की भांति यूज कर रहे हैं, तो आप सभी का हो जाएगा शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव था तो डिफरेंशियली, और कंपाउंड मोटर था तो जनरेटर हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जनरेटर की भांति यूज कर रहे हैं। ठीक, आप क्या समझिएगा, अगर मोटर है, अगर उसको हम कनेक्शन को जनरेटर की भांति, या फिर जनरेटर है तो उसको अगर मोटर की भांति चेंज कर देंगे तो डिफरेंशियल और कम्युलेटिव आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक, और मोटर और जनरेटर आपस में चेंज हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा एकदम। अगर आप इतनी चीज़ों को एग्जाम में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर पक्का आपको अच्छे मार्क्स जरूर देगा। ठीक, फिर वही बात यहाँ पे हम नोट किए हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट सर्ट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर यूज एज जनरेटर देन इट विल बिकम शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक, वही चीज़ है। तो आप देख सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन जनरेटर, ये जनरेटर है। जनरेटर देखिए करंट देता है आर्मेचर से, तो इसलिए इसका जो करंट का डायरेक्शन है ये आउटर की तरफ हम शो किए हैं, और सेपरेटली एक्साइटेड है। तो यहाँ पे हम एक इसका जो फील्ड वाइंडिंग है देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये फील्ड वाइंडिंग है, और ये सेपरेटली डीसी सोर्स से एक्साइटेड हो रहा है। तो आर्मेचर में ना बहुत टाइप के लॉसेस होते हैं, तो इन लॉसेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं अब। तो देखिए इधर आइए, इधर अच्छे से लिखे हैं। तो लॉसेस कई टाइप्स के होते हैं। ये है सबका शंट मशीन है, तो हमारा जो टारगेट है लॉसेस को देखना। ठीक है, तो
तो देखिए मैग्नेटिक लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉसेस, इन तीनों लॉसेस को ऐड करने के बाद आप सबका टोटल जो कहा जाएगा लॉसेस, ये कांस्टेंट लॉसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अगर कहीं आए कांस्टेंट लॉस क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉसेस, तीनों को मिला करके जो लॉसेस आता है उसको कहते हैं कांस्टेंट लॉसेस। ठीक, अब इसमें मोटर में क्या होता है कि मैग्नेटिक लॉसेस भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हिस्टेरिसिस लॉसेस, ईडी करंट लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस कई टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी, विंडेज लॉसेस और फ्रैक्शन लॉसेस। इसी प्रकार रोटेशनल लॉसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल लॉस, एक होता है मैग्नेटिक लॉस। ठीक, तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं 30 मिनट। देखिए अब हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको ऐसा समझ में आ रहा है ना कि लड़के लंबे वीडियो पसंद नहीं करते हैं। ठीक, तो अब हम आधे घंटे के वीडियो बनाएंगे कई पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी आगे देखिए, आगे हम बताने वाले हैं आप सभी का, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कवर करने हैं, जैसे कि आगे आपका सबका यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, जैसे कि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आगे आप सबका स्टार्टर वगैरह भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कवर करनी, हो सकता है 2 पार्ट में और वीडियो लाएँ डीसी मशीन का, तो आप उनको देखिएगा ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में फिर यही कहना चाहेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे, खासकर बीटेक कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, AKTU से, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को सभी सब्जेक्ट में सभी यूनिट बाय यूनिट वीडियो इसी प्रकार मिलता रहे हमेशा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।